साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 4 बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख क्या 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को मदद मिलेगी। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। इसी वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर परिवार चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए। बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में जितने पैसे खर्च किए जाएं उतने कम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खाली रखे हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए माएँ अपने फेफड़े खराब कर रही है, लकड़ी जला करके खाना बना रही है। राजस्थान सरकार ने उनका दर्द समझा। हर महीने 1150 रुपये में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, इसलिए राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपये करने जा रही है। अगर महंगाई का भाव देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण भी कराना है तो राजस्थान में गरीब आदमी भी बिना कोई पैसे खर्च किए करवा सकता है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। मिशन 2030 को सफल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला कदम था बचत राहत बजट वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। सरकार ने पाया है कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। मुझे लोगों से ये भी बताना है कि अक्सर योजनाओं को जनता तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन वजहों से सरकार का पैसा या तो जाया होता है या उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने एक नई पहल की। राहत बचत बजट वाले बजट की 10 नई योजनाओं के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो इसके असली हकदार हैं और अपनी हक के लाभ की मांग करेंगे। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। अब महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें इन योजनाओं की जरूरत नहीं है और उनके हिस्से का अतिरिक्त लाभ किसी और को मिल जाए, वो अपना पंजीकरण ना कराएं। इन 10 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। चौथी योजना है अन्नपूर्णा पैकेज योजना। यदि आप उन 1 करोड़ परिवारों में से हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो आप महंगाई राहत कैंप में अपना नाम लिखवा कर हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी निःशुल्क ले पाएंगे। 5वां, यदि नरेगा में आपका जॉब कार्ड बना हुआ है तो आप अपना जॉब कार्ड नंबर महंगाई राहत कैंप में लेके जाएं। अब आप साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम ले पाएंगे।
छठा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। यदि आप राजस्थान के किसी शहर में रहते हैं और शहर में नरेगा की तरह काम चाहते हैं तो आपको महंगाई राहत कैंप में अपना जा करके जन आधार नंबर को दे दे आपका नाम लिखवा सकते हैं। सातवां, यदि आपको राजस्थान सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है और इसकी राशि 1000 रुपये से कम है तो आप महंगाई राहत कैंप में जाएंगे, उसे बढ़ा करके 1000 रुपये करवा सकते हैं। आठवां, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना में अभी तक आपको 10 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा अपना जन आधार कार्ड से लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं, उसको बढ़वा करके 25 लाख रुपए प्रति परिवार करवा सकते हैं। नवा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अभी तक आपको 5 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा था। महंगाई राहत कैंप में आप इसको 10 लाख रुपए प्रति परिवार करवा सकते हैं। 10वां, कामधेनु पशु बीमा योजना में आप अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं। इसमें आपके घर में 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपए का बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। यदि आपके दुधारू पशु की असमय मृत्यु हो जाती है तो ये बीमा राशि आपको नया पशु खरीदने में काम आएगी। मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप महंगाई को देखते हुए महंगाई राहत कैंप में अवश्य जाएं और जो योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है उसका अवश्य लाभ लें। अगर आपको कोई दिक्कत आए कैंपों के अंदर तो आप 181 नंबर पर फोन करके जरूर बताएं। आप सभी का परिवार कुशल मंगल रहे, आपको राजस्थान सरकार की किसी भी बीमा योजना की जरूरत नहीं पड़े, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। नमस्कार। महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से पूरे प्रदेश में आरंभ होने जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, आज की पत्रकार वार्ता का विषय वस्तु भी है महंगाई राहत कैंप। और अब मेरा विनम्र आग्रह है संबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो प्रदेश को विकास और तरक्की की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में अहरनिश अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत साहब से विनम्र अनुरोध। नमस्कार। वैसे तो आपको अभी जो फिल्म बताई गई है उसमें आपको बता दिया गया है कि क्या 10 योजनाएं हैं महंगाई राहत कैंपों में। कैंपों के बारे में आपको अलग से ब्रीफ नोट या डिटेल नोट दिया जा रहा है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। और मैंने कहा मिशन 230, इसके क्या मायने हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें भागीदार बने, क्योंकि आप हम लोग सब लंबे अरसे से, चाहे वो मीडिया के लोग हो चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, एक ही होता है डेमोक्रेसी के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट, सामाजिक सरोकार। मैंने देखा अपने अनुभव से, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ, कि पहली बार जब मैं सीएम था तब से लगा अभी तक भी मैं देखूं तो मैंने पाया कि अब बहुत बदलाव हो चुका है। कोई जमाना था कि हमारे बच्चे जाते थे पूना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर। जब से मैंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, उस वक्त 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, 98 के अंदर 6, और 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। कंपनी कोई है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई जमाने में प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मानी जाती थी, IIT, IIM, हम लोग खाली सुनते ही थे। आज पूरे राजस्थान के अंदर IIT, IIM उदयपुर, IIIT कोटा, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, एम्स जोधपुर, निफ्ट, FDDI, सारी विश्वविद्यालय जो प्रीमियम कहलाती है वो आज राजस्थान के अंदर है। 250 कॉलेजेस थी 75 साल के अंदर। अभी मैंने 5 साल में, आपको शायद मालूम होगा, 5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। कहाँ तो 250 कॉलेज आपकी पूरे 75 साल में, कहाँ आपकी 303 कॉलेज, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स की है। 500 गर्ल्स जहाँ होगी वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा गर्ल्स की। ये हमारी प्रायोरिटी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मेरी प्रायोरिटी है मुख्य रूप से। अगर किसी प्रदेश के छात्र युवा शिक्षा और उनको आप स्वास्थ्य सेवा दे दीजिए वहाँ की पॉपुलेशन को, तो बाकी काम स्वतः ही हो जाएंगे। जब मानव संसाधन बनता है
ह्यूमन रिसोर्स बनता है उस राज्य का, तो आराम से फिर आप चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सब कुछ हो सकता है। हमने एक सेक्टर और चुना है, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, जिसको मैं बहुत महत्व दे रहा हूँ। आपको मालूम है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आज दुनिया के मुल्कों के अंदर जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी में हर परिवार सुरक्षित है, जो नीडी परिवार है, मैं चाहूँगा इस देश के अंदर भी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट की है, आपको चाहिए जो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी लेके आई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी ढंग से एक्ट बनाओ आप पूरे देश के लिए। अभी राज्य सरकार अलग अलग पैसा बांटती है पेंशन के लिए, कम को ज़्यादा। हम चाहते हैं पूरे कंट्री में कम से कम जो नीडी लोग हैं, ओल्ड एज में उनके परिवार की स्थिति नहीं होती है पालने पोसने की, कई बूढ़े लोगों को भी, मजदूरों को भी, बुजुर्ग आदमी कर सकता है, उनको सबको सिक्योरिटी मिले, पूरे कंट्री में एक ही पेंशन हो, एक ही पेंशन हो, हर परिवार का कम से कम कॉन्फिडेंस रहे, हमें जिंदगी में बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आएगी। ये कॉन्फिडेंस हर नागरिक को होना चाहिए। मैं क्यों करता हूँ बार बार ये ओपीएस की बात क्यों करता हूँ? 35 साल की नौकरी में वो सोचे पता नहीं बुढ़ापे के अंदर शेयर मार्केट ऊपर जाके नीचे जाएगा, उस चक्कर में वो आदमी क्या काम करेगा, करप्शन भी करेगा। तो हमने इतना बड़ा फैसला किया ओपीएस का, बहुत आलोचना हो रही मुझे मालूम है, सारे इकोनॉमिस्ट जो है अच्छे अच्छे वो आर्टिकल लिख रहे हैं मेरे खिलाफ में, मेरा मतलब सरकार के खिलाफ में। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, वक्त बदल गया है, हमें हर नागरिक को, प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। मिशन 30 का मतलब क्या? यही मतलब है हम नंबर 1 बने देश के अंदर, कि राजस्थान के अंदर जो मैं बातें बोल रहा हूँ, चाहे सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो। हेल्थ को लेकर कल एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जो पहले नीति आयोग में उपाध्यक्ष थे, राइट टू हेल्थ की उन्होंने खूब आलोचना जम के करी है। यही फर्क होता है विचारधारा का। ये लड़ाई विचारधारा की भी है, ये लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है। हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की। लेकिन आज हमारी बीजेपी क्या दुश्मनी थोड़ी है, कोई संघर्ष है, विचारधारा का संघर्ष है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो तय किया है उसी रूप में आज हमने तय किया है 2030 मिशन लेके चलें। नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर, बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो जीडीपी बढ़ते टाइम नहीं लगता है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोच ले कि हमें हमारी प्रदेश कि मिशन 2030 को कामयाब करना है। तो आश्चर्य की बात नहीं है, जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो सतही विकास तेज गति से बढ़ता है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये सोच करके हमने तय किया, क्यों नहीं हम मिशन बना के चलें 30 तक का, जिससे कि हम प्रदेशवासियों के दिलों में ये बात गर्व करता है कि सरकार ने अगर आह्वान किया हम लोगों को, हम सबकी ड्यूटी बनती है। अकेला कोई मिशन 30 एक आदमी नहीं कर सकता। अगर प्रदेशवासी, वहाँ के युवा, वहाँ के छात्र, वहाँ के सर्विस क्लास के लोग, वहाँ के मजदूर सब तय कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप राजस्थान जंप कर सकता। आज हम बहुत पीछे हैं। जो हमने हेल्थ सर्विसेज दी है आपको, उसको लेके बहुत लोग खुश हैं। हेल्थ सर्विसेज को 25 लाख का बीमा हमने कर दिया, सीटी स्कैन, एमआरआई सब फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत पीछे। अभी हेल्थ सर्विसेज के आंकड़े देखो भारत सरकार के, तुलना करो राज्यों की देश के अंदर, तो हम बहुत पीछे हैं। ये मुझे एहसास इस बात का है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो शुरुआत मैंने करी कोरोना के बाद में या कोरोना के पहले, उसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 98 के अंदर मैंने एक स्कीम बनाई थी, पहली बार जब मैं सीएम था, 25 साल पहले, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा, इतना वो बहुत बड़ी स्कीम थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। मुझे इस बात का दुख रहा
कि मैंने हर मीटिंग में उसको कोट किया, मीटिंग कि मैंने स्कीम बनाई है। उस वक्त बीपीएल की संख्या बहुत बड़ी थी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर ही। मैंने कहा उनके लिए कितना ही पैसा खर्च होगा, 1 लाख 2 लाख, उस जमाने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सरकार देगी उसको। आज जो 25 लाख में बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में मैंने बात करी, सरकार देगी आपको। उसके बावजूद आपको आश्चर्य होगा, जब चुनाव आए थे 2002-3 के अंदर, तो मैं मीटिंग में जाता तो मैं हाथ खड़े करवाता, तब तक कितने लोगों को मालूम है कि मैंने स्कीम बनाई आप लोगों की। फिर मैं हाथ को गिनता, वहां देखता कहीं 25, कहीं 50, कहीं 60 हाथ खड़े होते। तो मैंने कहा तुम 3000 लोग बैठे हुए हो, अगर ये स्कीम जो हम बार बार 4 साल से बोल रहे हैं, 4.5 साल से, अगर आप सबको मालूम होती तो कितने गरीबों को भला हो जाता। इतनी बड़ी संख्या में बीपीएल के लोग हैं, इलाज फ्री होता। जो आज मैं इलाज फ्री कर रहा हूं, उस वक्त मैंने कहा था सबका इलाज फ्री होता उस वक्त, और मैंने 8-10 लाख रुपए मंजूर किए उस जमाने के अंदर भी। कहने का मतलब ये है, आज ये कैंप क्यों लगा रहे हैं हम लोग? कैंप इसीलिए लगा रहे हैं, वो उदाहरण मेरे सामने है कि 4.5 साल, 4.5 साल बाद में भी हाथ खड़े 50, 60, 70, 80 हुए थे। ये क्यों? ये कैंप ऐसा होगा, अभियान, हर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सब आईटी बेस्ड कर रहे हैं हम लोग। आदमी जाएगा, अपने नंबर देगा, आधार नंबर देगा, जन आधार नंबर देगा, बिजली के बिल का नंबर देगा उसको। उसके अलावा और 10 स्कीम में कौन कौन सा फायदा लेने वो एलिजिबल है, हो सकता है अभी आज उसको मालूम ही नहीं है। वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा कि तुम 5 स्कीमें 6 स्कीम लेने के एलिजिबल हो, और 6 स्कीम लाभ उसको मिल जाएगा। और जो हम आह्वान बार बार मीडिया वालों को कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, आप लोगों को बात पहुंचाओ कि कैंप लग रहे हैं, आपको कैंप में जाना चाहिए। वो आएंगे कैंप में, उसको मालूम नहीं कि मुझे मैं लाभार्थी बन सकता हूं इसका, तो मालूम नहीं, वो ले ही नहीं पा रहा है, वो लाभ मिलेगा। हम तो ये भी कहेंगे जो लेना नहीं चाहे, कुछ लोग होते हैं जो कि मान लो बीपीएल से एपीएल में आ गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, वो चाहेंगे कि मुझे लाभ नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं वहाँ आने की, वो पैसा बचेगा तो हम कोई और स्कीम को एक्सटेंड कर देंगे, गरीबों को भला हो जाएगा। इस प्रकार से सोच समझ करके जो कैंप लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आप जानकर खुशी होगी कि पूरा रोड मैप बन चुका है, और बजट और जो बात की जा रही है महंगाई की और राहत की, इसके आधार पर ही हम चाहेंगे कि पहले 700 कैंप लग रहे हैं, 700 शुरू होंगे कैंप, और 2700 कैंप लगेंगे टोटल। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, और पर्यटन गाँव के संग, पर्यटन शहरों के संग के साथ साथ में ये कैंप महंगाई राहत के अलग लगेंगे वहीं पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान से राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लोगों को इत्तला करेंगे, लोग आके वहां पर राहत लेंगे, महंगाई राहत। तो महंगाई इतनी भयंकर है जिसके लिए राहुल गांधी की यात्रा निकल गई 3500 किलोमीटर की। महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब की खाई, यही मेरी थीम रही बजट के अंदर भी। उस थीम को लेके मैं आगे बढ़ा हूं, और बजट पेश मैंने किया है, तमाम वो स्कीम आई है इसके अंदर जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और ये कैंप लगातार चलेंगे, बंद नहीं होने वाले हैं। इस 2700 कैंप मैंने कहा है आपको, ये तो 2 महीने चलेंगे। कुछ कैंप ऐसे हैं वो परमानेंट चलेंगे, और जब तक चलेंगे जब तक कि हर व्यक्ति जाके जुड़ नहीं जाए। वरना मैंने देखा है कि कई लोग जुड़ नहीं पाते इसके अंदर। इसलिए ये सारी स्कीमें जो है वो एक से बढ़ के एक हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका लाभ ऐसे वक्त में हम देंगे पब्लिक को, तो आने वाले वक्त के अंदर जो हमारी और योजनाएं, मैं भी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पर मानव संसाधन राजस्थान का बेस्ट बने। आज हमने विदेशों के अंदर पहले 200 छात्र थे, अब मैंने 500 कर दिए इस बार। पूरी फीस आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का, रहने का खर्चा वहाँ पर, और फीस पूरी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों दे रही है? राजस्थान का बच्चा अगर
मानव संसाधन के रूप में ऊपर के आएगा, उसकी पर्सनलिटी आने वाले वक्त के अंदर, तो वो बच्चा जो है राजस्थान के प्रदेश का और देश का भला करेगा। तो राजस्थान को गौरव होना चाहिए कि हमारे जो छात्र है या युवा है वो कितने आगे बढ़े हैं, ये सोच है। इस प्रकार से हमारी हर योजना का एक अलग मर्म है जिसको समझ निकाल सकता है। यही बात, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करते हैं। मेरा अनुरोध है कि ये जो थीम है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो है महंगाई राहत कैंप। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी इधर इधर। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नए अध्यक्ष तो सांप्रदायिकता की बात करें तो इस लड़ाई को आप कैसे जीतोगे चुनाव में? कि मैं कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे कौन क्या कर रहा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जनता के मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी AICC ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है, ये हमारे लिए गौर की बात है और हमारा लक्ष्य वही है, सेवा करने का। मुख्यमंत्री जी, आपकी सभी योजनाएं अच्छी है, देश भर में चर्चा भी हो रही है, लेकिन आपके कुछ अपने हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा माहौल बन रहा है, नैरेटिव सरकार के प्रति बदल रहा है, चाहे सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो। क्या उनकी बयानबाजी से लगता नहीं कि स्कीम्स से लोग गुमराह होते हैं? या हमारा लक्ष्य वही है, महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। सीएम साहब इधर राइट में आपके, सीएम साहब आपके राइट में। आज आप सुबह वंदे भारत के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, साथ में ये भी कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री किस तरीके के फैसले लेते थे। ये भी कह दिया कि आप राजनीतिक झंझावातों से जूझने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने आपकी मित्रता के लिए भी आभार जताया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? मैंने ट्वीट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। सीएम साहब इधर। सीएम साहब, ये जो महंगाई राहत कैंप है, ये पूर्व में बहुत से कैंप लग चुके हैं, उनसे ये किसी प्रकार अलग होगा या उसी तरीके का होगा? और इससे आपको कितनी उम्मीद है कि लोगों को राहत मिल पाएगी इस महंगाई से? देखिए, उनके जो वो कैंप लगे हैं वो तो लगते ही हैं। इस बार इनके लिए अलग से महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं वहीं पर ऑन द स्पॉट। उसके अलावा हर जगह जहाँ कलेक्टर तय करेगा, कलेक्टेड है मान लीजिए, बस स्टैंड है और कोई जगह है मान लो, सब जगह कैंप लगेंगे। और इसमें ये छूट भी है, कोई व्यक्ति राजस्थान का किसी जगह जाएगा, वो जैसे मान लो बीकानेर का आदमी जैसलमेर जा रहा है, रास्ते में कोई कैंप पड़ रहा है, उसके रास्ते में रुके, अपना नंबर दे, वहीं पे उसका रजिस्टर हो जाएगा। पूरा कंप्यूटर, पूरा IT बेस है। सर मेरा सवाल, बीजेपी लगातार सर बम ब्लास्ट का आरोप लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL दायर करेंगे आप? कुछ सुप्रीम कोर्ट में आगामी कोर्ट? सर बम ब्लास्ट पे आपका क्या प्लान है? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। और सर आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेके किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी इधर कृष्ण लेफ्ट साइड में। मुख्यमंत्री जी आपके लेफ्ट साइड। भाई कौन बोल रहा है? इधर सर लेफ्ट साइड। सर राइट साइड। बोलिए। मुख्यमंत्री महोदय, 10 राहत के बारे में आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है
और जो लाभ नहीं लेना चाहे वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकता है। राजस्थान की 1/4 जनता ने 850 रुपये दे के और चिरंजीवी बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब बजट में आपने उसको 10 लाख से 25 लाख कर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 10 से 25 करने के लिए? वो प्रति वर्ष होता है, वो एक अलग बात है। नहीं, बीमा जिसके पास है, प्रीमियम फ्री है सबके लिए। जैसे गायों का हम बीमा कर रहे हैं, 2 गायों के दुधारू पशुओं का, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा उसका। उसी ढंग से ये 850 रुपये जो हैं 2 कैटेगरी बनाई हुई है। अधिकांश लोगों को फ्री प्रीमियम सरकार दे रही है उनका। मुख्यमंत्री जी, कुछ कैटेगरी है जिनका जो है 850 रुपये उनसे ले रहे हैं हम लोग। 850 क्या होते हैं, 25 लाख का बीमा है, वो अलग रहेगा। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि आपका जो ये अभी महंगाई राहत कैंप है, अच्छा है, 2030 का आपने विजन पेश किया है। आपको क्या लगता है कि 2030 तक कौन से ऐसे काम है राजस्थान में जिस पे करना बाकी है? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर, 2030 तक का आपने विजन पेश किया है कि अब राजस्थान को टॉप 30 तक का विजन पेश किया। तो अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार को अभी इस पे वर्क करने की जरूरत है आगामी दिनों में? वो कौन से मुद्दे हैं? नहीं, अभी तो मैंने आपको कहा कि मेरा विजन 2030 मैंने बनाया मिशन के रूप में। बैठिए आप। और उसके अंदर आज जो माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने कहा शिक्षा के अंदर बहुत आगे बढ़ गए हैं। अगर आंकड़े देखेंगे हमारे, मैंने असेंबली में प्रस्तुत किए थे, 5 साल हमारा और 5 साल पिछले सरकार का, तभी आपको समझ में आ जाएगी हम कितने जंप कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान अब पिछले 20, 30, 40 साल में इतना आगे बढ़ गया है कि हमें गर्व होना चाहिए कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं मिशन का रूप दे सकते हैं राजस्थान को। सिर्फ सवाल ये है उस पर सब भागीदारी निभाएं, ये तरीका सही है। आम जनता भी, मीडिया भी, कार्यकर्ता भी, धर्मगुरुओं भी। जब मैंने कोरोना की लड़ाई लड़ी थी तो आप सबको मालूम है कि आप सबका सहयोग रहा था उसमें मुझे। उसमें हमारे एक्टिविस्ट भी थे, एनजीओ वाले भी थे, धर्मगुरु भी थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे। मैंने कोई राजनीति नहीं की, सब पार्टी को मैंने आह्वान किया। मुझे गर्व है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था। वास्तव में कोई भूखा नहीं सोया। इतना आपस में एक दूसरे की इमदाद करी थी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो कहने का मतलब आज हम ऐसी स्थिति में आ गए, ये मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए मैंने 2030 की बात करी। सर आपने जो बात कही है, इस तरफ लेफ्ट तरफ सर आपने जो महंगाई राहत कैंप की बात की है, इसमें कुछ अभी आपने कहा कि या तो आम जन के ऊपर ये कोई राइडर इसमें रहेंगे कि 2.5 लाख से ऊपर जो की इनकम है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, या इसमें व्यक्तियों के खुद के ऊपर मंशा पर डिपेंड करेगा कि उसमें शामिल हो या नहीं हो? कुछ राइडर्स इसमें लगेंगे? नहीं, इसमें तो इसकी मनी 8 लाख रुपए तक मेरे ख्याल से है। 8 लाख तक की सीमा की हुई है। ईडब्ल्यूएस की भी 8 लाख की की हम लोगों ने। सीएम सर एक सवाल सर। सीएम सर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। चाहे फिर वो ईडी, आईटी, सदस्यता को लेकर, अडानी मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दों पर सबकी चर्चा हुई, सहमति भी बनी, आगे दूसरी पार्टियों को साथ जोड़ने की बात हुई। आपको लगता है कि इन सब के बाद राहुल गांधी, खास तौर पर सदस्यता जाने के बाद, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस विपक्ष में बढ़ गई है? राहुल गांधी जी क्या एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकृति बढ़ गई है विपक्ष के अंदर इन सब के बाद? आप क्वेश्चन पूछ रही है, महंगाई के अलावा क्वेश्चन पूछ रही है आप? जी सर। आज जो आप मुख्य क्वेश्चन क्या आपका है? थोड़ा माइक पास लीजिए। राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है क्या? स्वीकार्यता बढ़ गई है क्या सर विपक्षी पार्टियों में? राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी हुई है पहले से ही। जो षड्यंत्र किया गया था बीजेपी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो षड्यंत्र जो है उनका नाकाम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। इसीलिए आप देख लीजिए उस पर्सनालिटी को, आपने कहा कि आप लंदन में क्या बोल के आ गए, माफी मांगो, और बोलने नहीं दिया। अरे उनको बोलने देते आप कम से कम हाउस के अंदर, उसके बाद में कहते हम आपसे संतुष्ट नहीं, माफी मांगो। षड्यंत्र करके पूरे सत्ता पक्ष ने हाउस ने चलने दिया। आखिर में षड्यंत्र किया गया पहले से ही, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में कामयाब हुए तब से घबरा गई बीजेपी।
प्रधानमंत्री खुद ही घबरा गए। और जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, कैसे इन आदमी को आउट करना है पार्लियामेंट से, तो षड्यंत्र तब तक का है। 4 साल पहले का केस था ये, जिसे केस किया मानानी का, वो हाईकोर्ट में क्यों गया कि रोक तो अभी इसकी सुनवाई मत हो। बाद में जब उनको शूट किया तब हाईकोर्ट में गया कि आप सुनवाई की छूट दे दीजिए। ये पूरा षड्यंत्र है, मेरा मतलब ये। राहुल गांधी की अलग पर्सनैलिटी है, वो देशवासियों के लिए समर्पित है, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सीएम सर एक सवाल था। आपने महंगाई और राहत बड़ा अच्छा कैंप लगाने की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? सर आप महंगाई की और राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट कल अनशन पर बैठे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो भ्रष्टाचार को लेकर सर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या फोकस रहने वाला है, सरकार क्या करने वाली है? देखिए, मेरा तो ये रहेगा, महंगाई राहत शिविरों को कामयाब करो, यही रहेगा। सीएम साहब, सर आपने 2030 की विजन डॉक्यूमेंट बताया, ये 2030 तभी होगा, आप अगले, अभी तो 6 महीने बचा हुआ है इलेक्शन के लिए, मतलब इसी साल के अंत में इलेक्शन आने वाला है, उसे जीत के आए तो आगे विजन आगे बढ़ेगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरा मिशन है 2030। हाँ, आम जनता मतदाता क्या सोचती है वो टाइम बताएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को 2030 मिशन लेके चलना है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो काम मैंने किए हैं, अल्टीमेटली जो ये इनके बीजेपी के नारे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, मैं चाहता हूं आप सबके सहयोग से सिर्फ और सिर्फ मिशन 2030 और नंबर 2 जो काम हम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो बेमिसाल है देश के अंदर। वो काम जनता तक पहुंचे, जनता को लगे कि हमारे लिए जो काम सरकार ने किया, ऐसा कोई काम दूसरी सरकार कर नहीं सकती। पिछला अनुभव बताता हमें, सरकार बदल गई तो रिफाइनरी से लगाए कई काम थे बंद कर दिए गए। हम चाहते हैं पब्लिक को एहसास करवाएंगे, सरकार बदलने का मतलब है ये पता नहीं जो स्कीम मैंने लागू की है ये रहेगी कि नहीं रहेगी, किसी को नहीं मालूम है। पहले के उदाहरण हमारे सामने है। और तो और जो ये धार्मिक बनते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में नौकरी लगाई हम लोगों ने, जो लोग अनाथ हो गए थे, लगी हुई नौकरी को निकाल दिया इन लोगों ने, स्कीम बंद कर दी। कई ऐसी स्कीमें जो उन्होंने बंद कर दी थी, तो उनका जो बैकग्राउंड या इतिहास है वो सबको मालूम है कि ये कभी बंद कर सकते हैं। हम चाहेंगे इस बात जनता को एहसास करवा दें, जिससे कि चाहे कितने रोड्स हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के हों, अमित शाह जी के हों, मेरा मानना है इलेक्शन आपका हो रहे हैं ये कर्नाटका के, उसके बाद सबसे ईडी आएगी, यहाँ पर इनकम टैक्स आएगी, सीबीआई आएगी, शुरुआत वहाँ से होगी, उसके बाद में रोड शो होंगे। हम किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं, हम तो खाली महंगाई राहत की बात कर रहे हैं और जो हमारी स्कीमें हैं जनहित की उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सीएम साहब ये सर आर्थिक महंगाई राहत कैंप में कोरोना बार बार लौट करके आ रहा है। पहले भी कोरोना आया, दोबारा आया, अभी आप भी इन्फेक्टेड हुए, पूर्व सीएम भी इन्फेक्टेड हुई, दूसरा आपके मंत्री कह चुके पॉलिटिकल कोरोना भी आता है, तो इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? महंगाई राहत मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंप में अधिकतर लाभ लोगों को कैसे मिले, इस संबंध में आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री जी आर्थिक विकास दर की बात की जाए, राजस्थान, मुख्यमंत्री जी सब इधर से ये बोलिए। आर्थिक विकास दर की बात की जाए, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। इतनी सारी योजनाएं फिर से आ रही हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आगे आने वाले समय 2030 का जो मिशन की बात आप कर रहे हैं, तो आर्थिक विकास दर में और क्या नंबर 1 पहुंचेगा? यही मैं कह रहा हूं, अभी देश में हम नंबर 2 पे आ गए हैं, जीडीपी को लेके, आर्थिक विकास को लेके। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। उससे आपको उम्मीद बननी चाहिए सबको, प्रदेशवासियों को। हम जो है कोई मिशन बनाएंगे, उसी तरफ आगे बढ़ेंगे और झोंक देंगे तमाम प्रदेशवासियों को, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम भी जम कर सकते हैं और ज्यादा हर क्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री जी, ये महंगाई राहत कैंप को डिजिटल भी करने का कुछ प्रावधान है क्या, कि जैसे घर बैठे ही कोई रजिस्ट्रेशन चेक कर ले अपना, वहीं से मोबाइल कर रहे, मोबाइल से मोबाइल रहेगा, मोबाइल भी रहेंगे उसके अंदर। सर ये महंगाई राहत कैंप की आप बात कर रहे हैं, महंगाई भी है, राहत भी है और कैंप भी है, लेकिन अंदरूनी बगावत से राहत कैसे मिलेगी आपकी पार्टी को, इसके बारे में थोड़ा सा तो बता दीजिए।
महंगाई राहत। सर आपने अभी लक्ष्य 2030 बताया, आपने कहा कि हमने 303 कॉलेज खोले, लेकिन राजस्थान में 150 कॉलेज तो ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूलों में चल रहे हैं, जिनके पास खुद के भवन ही नहीं है। किसमें नहीं है? जो आपने कॉलेज खोले हैं 5 साल में, उनके बहुत सारे कॉलेजों को तो अब तक भवन ही नहीं मिल पाए सर। तो बन सकते हैं साथ में क्या? अच्छा एक अगर इससे कॉलेज खोले हैं, कोई किराए की बिल्डिंग में, कोई स्कूल की बिल्डिंग चल रहे हैं, पर आपको खुशी होनी चाहिए, अधिकांश जगह पे काम चल रहा है, अधिकांश जगह पे काम चल रहा है। अशोक जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अशोक जी, थैंक यू सर आपके पूर्व डिप्टी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो करप्शन के मामले हुए हैं उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब क्या आने वाले समय में कुछ नहीं हुई है? करप्शन के जो मामले हैं पूर्ववर्ती सरकारों के, उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा आपके पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है। आपको मालूम है राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है? हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करप्शन ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब, इसलिए ये सोच गलत है। गहलोत साहब, सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रश्न पूछ रही हूँ अरुण जी जोशी सर, प्लीज मैं प्रश्न पूछ रही हूँ सीएम बहुत बहुत धन्यवाद सीएम सबका। साहब मेरा प्रश्न सुनिए प्लीज। आपके विधायक राजकुमार नवलगढ़ विधायक जो हैं वो लगातार अवैध संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं, इसके अलावा अवैध कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। शिव गौतम जी ने भी लगातार इस पे अभी कॉन्फ्रेंस की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी पत्रकार गणों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू।